फिटर सेकेंड ईयर असेंबली पढ़ रहे हैं हम लोग। अब तक हमने पहले लेक्चर में ये देखा कि सेकेंड ईयर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक ओवरव्यू देखा, और सेकेंड लेक्चर से हमने असेंबली शुरू करी और हमने ये देखा कि दो पार्ट्स को अगर हमें जोड़ना है तो हमारे पास कुछ युक्तियाँ होती हैं, कुछ तरीके होते हैं जो उन दोनों को बांधेंगे। कौन कौन से थे वो? थ्रेडेड फास्टनर्स थे, सर्क्लिप्स, कीवेज, इस तरीके की चीज़ें, पिन्स वगैरह, है ना। आज इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और जिसमें आज हमारा फोकस रहेगा थ्रेडेड फास्टनर्स पर। थ्रेडेड फास्टनर से मतलब समझ में आ रहा है आपको? थ्रेडेड मतलब क्या होता है? थ्रेडेड ऐसा एक बंधक, फास्टनर मतलब बंधक, एक ऐसा बंधक जिस पे चूड़ियाँ कटी हुई हो। और वो कैसे दोनों पार्ट्स को जोड़ेगा? उसके दो तरीके हो सकते हैं ना, दो तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए ये आपके पास दो प्लेट्स हैं जिनको आपको आपस में जोड़ना है। एक प्लेट ये है, उसके नीचे दूसरी प्लेट ऐसे जोड़नी है आपको। और फिटर हो आप लोगों को ड्राइंग समझ में आनी चाहिए। ये मैंने एंड व्यू बनाया है, ये दो प्लेट्स ऐसी दिखाई दे रही होंगी आपको, राइट? समझ में आ रही है बेटा आपको? एक के ऊपर एक ऐसे रखी हुई है दो प्लेट, आपको इस तरफ से दिखाई दे रही है वो, ठीक है। इन दोनों प्लेट्स को मुझे आपस में जोड़ना है। मान लीजिए ऐसा कोई मेरी असेंबली है और मैं थ्रेडेड फास्टनर्स को इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, प्रयोग करना चाह रहा हूँ। इसके दो तरीके हो सकते हैं मेरे पास। एक तरीका तो ये है कि इसको मिटा दूँ। एक तरीका तो ये हो सकता है मेरे पास कि यहाँ पर दोनों में ड्रिल कर दूँ एक साथ आर पार, ठीक, और एक बोल्ट और एक नट की सहायता से इन दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ दूँ। ये बात समझ में आ रही है? बीच में बोल्ट लगाया, दोनों प्लेटों को आपस में जोड़ दिया। तो हमारे पास थ्रेडेड फास्टनर एक तरीके के आते हैं, बोल्ट एंड नट, ठीक। इसमें कोई दिक्कत है यहां तक? दूसरा तरीका क्या हो सकता है? कोई बता सकता है दूसरा तरीका क्या हो सकता है हमारे पास? दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। नहीं, वेल्डिंग, हम थ्रेडेड फास्टनर्स की बात कर रहे हैं। वेल्डिंग ठीक है, वेल्डिंग से हम इसको जोड़ सकते हैं। असेंबली में वेल्डिंग बहुत प्रयोग की जाती है, पर आज का हमारा लेक्चर जो है वो थ्रेडेड फास्टनर्स पे है, चूड़ी वाले फास्टनर। एक तरीका तो ये है कि चूड़ी वाले फास्टनर, क्योंकि नट पे भी चूड़ी कटी होगी, इंटरनल चूड़ियाँ, और बोल्ट पे भी कटी होंगी एक्सटर्नल चूड़ियाँ। तो एक तरीका तो ये हुआ कि हमने दो प्लेटों को नट और बोल्ट से, जो कि दोनों थ्रेडेड फास्टनर्स की श्रेणी में है, दोनों में चूड़ियाँ कटी हुई हैं, ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो हमने उनको जोड़ दिया। अब दूसरा और क्या तरीका हो सकता है कि हम इसको जोड़ पाएँ? रिविट में थ्रेड नहीं होती है, रिविट में थ्रेड नहीं होती है। नट बोल्ट जैसी कोई चीज़ सोचो, बोल्ट को और किसी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा तरीका ये है कि हम नीचे वाली प्लेट पे चूड़ियाँ काट दें। इंटरनल चूड़ियाँ काटेंगे नीचे वाली प्लेट में, तो इसको इंटरनल चूड़ियों के दो लाइन बाहर दिखाई जाती है। जैसे ये होल है आपका, तो दो लाइन बाहर दिखाई जाएंगी। ड्राइंग भी साथ साथ समझते चलना बेटा। ये कैसे करते हैं? पहले होल करो और फिर टैप सेट से उसमें चूड़ियाँ काट दो, ठीक है। इसमें सिर्फ नीचे वाले प्लेट में चूड़ियाँ कटेंगी, ऊपर वाले में नहीं कटेंगी। इनफैक्ट ऊपर वाले में थोड़ा सा होल ढीला रखा जाएगा और सिर्फ एक तरफ से ये चूड़ी वाला फास्टनर इसमें आएगा, जो चूड़ियाँ इसके अंदर ऐसे फंस जाएंगी। समझ में आ रही है? आपने क्या देखा, यहां पर हमने नट का प्रयोग नहीं करा, नट की जगह हमने प्लेट में ही चूड़ियां काट दी। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? इसको हम क्या कहेंगे? स्क्रू। कि नट बोल्ट में एक ही जैसी चूड़ी कटी होंगी, मतलब जो बोल्ट में चूड़ी कटी होंगी वही नट में चूड़ी कटी होंगी, तभी तो चढ़ेगा ना वो नट बोल्ट। इसी तरह स्क्रू में भी जो स्क्रू की चूड़ियां होंगी वही आपकी प्लेट में सेम वही चूड़ियां आपको काटनी पड़ेंगी, तभी तो चढ़ेगा ना वो। और ये आपस में बांधता कहते हैं। यहाँ पर एक बात आपने पूछी नहीं कि ऊपर वाली प्लेट में हमने क्यों थ्रेडिंग नहीं की, और ये आपस में बांधता कैसे है? ये वेजिंग एक्शन से बांधता है। मतलब देखिए, एक चूड़ी के अंदर दूसरी चूड़ी ऐसे फंसती हुई जा रही है, जब इसका सिर यहाँ पर आके लग जाएगा, उसके बाद भी आप टाइट करोगे इसको, तो नीचे वाली प्लेट को ये ऊपर उठा देगा ना, यहाँ से ऐसे ऊपर उठा देगा, ऐसे ऊपर उठा देगा। इसमें ऊपर वाली प्लेट पे चूड़ी इसलिए नहीं काटते क्योंकि अगर ऊपर और नीचे दोनों आपने चूड़ी काट दी तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको गैप रहने वाला है, और ये वाली चूड़ियाँ जो है इसी को साथ में लॉक कर देंगी बस। ये ऐसा समझो कि ये बीच में सैंडविच बन जाते हैं, ऊपर वाली प्लेट सैंडविच बन जाती है, नीचे वाली प्लेट और ऊपर वाला हेड वो एक दूसरे को करीब ला रहे हैं और बीच में वो प्लेट फंस जाती है, तो आपकी असेंबली हो गई। कोई समझने में दिक्कत है इसको? ये आपने कई बार देखा भी होगा ना इस तरीके करता हुआ। और नट और बोल्ट क्या करता है? नट और बोल्ट में दोनों में फ्री होल होता है, वो नट और बोल्ट का हेड ये आपस में वेजिंग एक्शन से एक दूसरे के करीब आते हैं, तो बीच में दोनों प्लेटों को करीब ले आते हैं। ये बात समझ में आ रही है? नट और बोल्ट आमतौर पर हैवी वर्क के लिए, बड़े जहाँ पर आपको असेंबली करनी हो रही है और जहाँ आपको जगह है, भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर बार पीछे जाके नट को लगा दो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड है आपका, इसमें ऊपर से आपने स्क्रू लगाया हुआ है, स्क्रू मतलब पेच। क्या इसके अंदर आप हाथ डाल के नट को टाइट कर सकते थे? कोई जगह है? तो अगर आपके पास ऐसी जगह मिल रही है जहाँ पर आप नट लगा सकते हो, उसको टाइट भी करना पड़ेगा ना पीछे से आपको स्पैनर वगैरह कुछ लगाना पड़ेगा।
और अगर हैवी कोई वर्क है तो हम आमतौर पर नट और बोल्ट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके वर्गीकरण को देख लेते हैं क्या होता है। ये आप समझ गए, बोल्ट में एक्सटर्नल चूड़ी कटी होंगी, कोई दिक्कत, और नट में इंटरनल चूड़ी कटी होंगी, कोई समस्या आपको? इंटरनल मतलब आंतरिक, नट देखा है आपने, उसमें मटेरियल के अंदर चूड़ी कटी होती है, और एक्सटर्नल मतलब बोल्ट जिसके मटेरियल के ऊपर चूड़ियाँ कटी हुई हैं। ये बात समझ में आ रही है बेटा? ओके, गुड है। अब इसके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं भाई। सबसे ऑब्वियस क्लासिफिकेशन इसका क्या होगा? डायमीटर के हिसाब से, मतलब वर्गीकरण। बोल्ट अलग अलग डायमीटर में आते हैं, आपको बताना पड़ेगा कि आपको किस डायमीटर का बोल्ट चाहिए। ये डायमीटर mm में भी आते हैं और ये डायमीटर इंच में भी आते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके, दूसरा इसका वर्गीकरण हो सकता है, वो भी बहुत ऑब्वियस है, मतलब उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। लेंथ, आपको कितना बड़ा बोल्ट चाहिए, और लेंथ कहाँ से नापी जाती है बोल्ट की? मान लीजिए ये बोल्ट का हेड है, ये मैंने हेक्सागोनल एक हेड बनाया है, ये आपका बोल्ट है। इसमें क्योंकि एक्सटर्नल चूड़ियाँ हैं तो वो दर्शाने के लिए हमें अंदर 2 लाइनें लगानी पड़ती हैं। हमेशा एक्सटर्नल चूड़ियों में दर्शाने के लिए अंदर की तरफ 2 लाइनें लगा के ड्राइंग में दिखाई जाती हैं। ये होती है इसकी लेंथ, और ये होता है इसका डायमीटर, ये होती हैं इसकी थ्रेड्स। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, और इसको हम कहते हैं हेड। यही तो होता है ना आपका बोल्ट। इसके पीछे अगर आपने नट लगा रखा है तो नट और बोल्ट हो जाएंगे, और अगर इसके पीछे नट नहीं लगा रखा तो हम इसको स्क्रू के तौर पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 स्पेसिफिकेशन ये हो गए। तीसरी स्पेसिफिकेशन हो सकती है इसकी पिच। पिच कोर्स और फाइन 2 तरीके की होती है। कोर्स, फाइन और रफ भी होती है बेटा, लेकिन रफ पिच को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, कोर्स और फाइन। उसके अलावा और क्या वर्गीकरण हो सकता है इसका? लेफ्ट हैंड, राइट हैंड। अब इसका क्या मतलब है? आपका जो राइट हैंड वाला स्क्रू होता है ना, राइट हैंड वाला स्क्रू, वो क्लॉकवाइज, ऊपर से देखने में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो बंद होता है। बोल्ट कह लो, नट कह लो, या स्क्रू कह लो। अगर उसमें चूड़ियां राइट हैंड साइड की कटी हुई हैं तो जब आप उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे, ऊपर से देखने में, नीचे से देखने में नहीं, ऊपर से देखने में, तो वो टाइट होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो वो खुलेगा। ये बात समझ में आ रही है? ये होता है राइट हैंड। लेफ्ट हैंड इसका उल्टा चलता है। लेफ्ट हैंड स्क्रू भी होते हैं बेटा, जैसे आप वेल्डिंग में पढ़ेंगे, जो हम एसिटिलीन का जो वो होता है हमारा रेगुलेटर, और ऑक्सीजन का रेगुलेटर, एक हाई प्रेशर है, ऑक्सीजन बहुत हाई प्रेशर है, एसिटिलीन उतनी हाई प्रेशर नहीं है, तो उसके रेगुलेटर में चूड़ियाँ एक पे लेफ्ट हैंड एक पे राइट हैंड बनाते हैं, ताकि गलती से भी इधर का रेगुलेटर उधर ना चला जाए, क्योंकि एक ऐसे चढ़ेगा और दूसरा उल्टा चढ़ेगा, ये वाला इस पर चढ़ ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है बेटा? ओके, और क्या वर्गीकरण हो सकता है इसका? नंबर ऑफ स्टार्ट। नंबर ऑफ स्टार्ट, एक ही चूड़ी है उस बोल्ट पे कटी हुई, या उस नट पर, या उस बंधक पर, या 2 चूड़ियाँ एक के साथ, जैसे सांप लिपटे हुए होते हैं ना बेटा, ऐसे 2 या 3 चूड़ियाँ हम इकट्ठी लिपटा देते हैं। नंबर ऑफ स्टार्ट बढ़ाने का फ़ायदा क्या होता है कि आपका फास्टनर बहुत जल्दी खुलेगा और बहुत जल्दी बंद होगा, क्योंकि उसकी लीड बढ़ जाती है। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ स्टार्ट बढ़ाएंगे तो पिच से, अगर 2 स्टार्ट है, डबल स्टार्ट थ्रेड है, तो पिच की दुगनी लीड हो जाती है। दुगनी लीड का क्या मतलब है? एक पूरा चक्कर काटने पर कितना आगे चला। सिंगल स्टार्ट में 1 पिच के जितना आगे चलेगा, डबल स्टार्ट में 2 पिच के अनुसार आगे चलेगा, 2 पिच के बराबर चलेगा। ठीक है, और ट्रिपल स्टार्ट में 3 पिच के बराबर चलेगा। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके। शेप ऑफ थ्रेड। शेप ऑफ थ्रेड का क्या मतलब है? जो आपने चूड़ी काटी है उसकी शेप क्या है? उसकी शेप कई प्रकार की हो सकती है। वी शेप हो सकती है, ट्रेपेजॉइडल हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, सर्कुलर, या जिसको नकल कहते हैं। नकल नकल वो वाली नहीं जिसको आप करने के लिए बड़ा उत्साहित रहते हैं, नकल ये वाली। ये आपने शीशे की बोतलों पे देखा होगा आमतौर पर, ये गुलाई में होती है चूड़ियाँ कटी हुई। ठीक है ना? बाकी वी शेप की आपने बोल्टों पे देखी होंगी। ट्रेपेजॉइडल आपने लेथ मशीन के लीड स्क्रू पे देखना, वो थोड़ी मोटी, या जैक स्क्रू पे देख, जैक स्क्रू पे स्क्वायर थ्रेड होती है कटी हुई। तो ये सब चीज़ें होती हैं आपकी शेप ऑफ थ्रेड में। और क्या वर्गीकरण हो सकता है इसका? हेड। हेड की शेप कैसी है? हेड की शेप बोल्ट की आपकी हेक्सागोनल हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, चकोर हो सकता है, 6 पहल वाला हो सकता है, और भी बहुत सारी शेप हो सकती हैं। ठीक, काउंटर संग, काउंटर बोर, सिलेंड्रिकल, ये सारे हेड वाली शेप बन सकते हैं, आते भी होंगे वर्गीकरण। तो ये था आपका नट और बोल्ट। स्क्रू आमतौर पर हम इसको नट के बिना प्रयोग करते हैं। एक प्लेट में हम थ्रेड काटेंगे, मतलब जो एक आइटम में थ्रेड कटी होगी उसके लिए हमें नट का प्रयोग नहीं करना, हम खाली स्क्रू से कर लेते हैं इसको। ठीक है, ओके। इसके वर्गीकरण को सबसे पहले देख लें। इसका वर्गीकरण भी डायमीटर के हिसाब से हो सकता है, डायमीटर अनुसार आपको कितने डायमीटर का स्क्रू चाहिए। ठीक है, उसकी लेंथ के हिसाब से हो सकता है। इसके अलावा उसमें ड्राइविंग अरेंजमेंट क्या है? ड्राइविंग समझ में आ रही है आपको? ड्राइविंग क्या होती है? जो आप कार में करते हैं, मोटरसाइकिल करते हैं,
हाँ वही होती है चलाना। अरे इस नट बोल्ट को भी तो चलाना पड़ेगा ना, उसको ड्राइविंग अरेंजमेंट क्या है? ड्राइविंग अरेंजमेंट अगर आपका हेक्सागोनल है तो हो सकता है आप स्पैनर इस्तेमाल कर रहे हो, स्पैनर या उसको गोटी पाने को क्या कहते हैं, सॉकेट स्पैनर, ठीक है। आपका स्क्रू ड्राइवर भी हो सकता है, पेचकस, दिखाना भी शुरू करूँगा आपको साथ साथ। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका ड्राइविंग अरेंजमेंट क्या हो सकता है, स्क्रू ड्राइवर, इसके ऊपर आप देख रहे हैं एक नॉच बनी हुई है, इसमें स्क्रू ड्राइवर आपका आके फंसेगा, ये देखिए ऐसे, स्क्रू ड्राइवर मतलब पेचकस यार, पेचकस में ऐसे फंसेगा। वैसे ये वो छोटा है, आपको उसी साइज का पेचकस लगाना चाहिए। इसको घुमाएंगे तो साथ साथ स्क्रू घूमेगा, अंदर जाएगा या बाहर जाएगा। ड्राइविंग मतलब हम स्क्रू को कैसे चला रहे हैं, तो स्क्रू ड्राइवर हो सकता है, राइट। उसके अलावा और क्या हो सकती है, एल की, इसको एलन की भी बोलते हैं, एलन, और शॉर्ट फॉर्म में इसको एल की बोलते हैं। अब ये देखिए, एक ये आपका स्क्रू है, इस स्क्रू में आप देख रहे हैं ऊपर आपको एक रिसेस या नॉच दिखाई दे रही है, गड्ढा। ये रिसेस, नॉच, ये शब्द आपको पता होने चाहिए बेटा, इंग्लिश से डरो मत, ठीक है। ये है वो एल की, इसका ड्राइविंग अरेंजमेंट। इसको इसके अंदर, इसमें भी 6 पहल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 6 यहाँ पर ऐसे 6 फेसिस हैं, इसमें भी 6 फेसिस हैं। उसी साइज़ की एल की इसके अंदर ऐसे जाएगी और इसको घुमाएगी ऐसे, तो ये इसका ड्राइविंग अरेंजमेंट है। और एल की ऐसे आती है, इतने सारे सेट में आती है, छोटी पतली पतली पतली, अलग अलग साइज़ की, अलग अलग एल, ठीक। ये बात समझ में आ गई आपको भैया? ओके, और क्या हो सकता है? हाँ, 4 पहल वाला, जिसके 4 मुंह होते हैं, पेचकस, उसकी बात कर रहे हो, उसको हम कहते हैं फिलिप्स। क्या कहते हैं भैया? फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। ये भी मैं लेकर आया हूँ, आपने पर देखा होगा, जैसे आपने बता दिया, ये थोड़ा बड़ा है भाई, मुझे जो मिला मैं उसको उठा लाया आपको समझाने के लिए। आप देख रहे हैं, जैसे ये तो था आपका स्क्रू ड्राइवर, इसमें एक फ्लैट आपको नाइफ एज मिलता है, इसमें आपको 4 मुंह मिलते हैं, तो उसके लिए स्क्रू भी वही होना चाहिए ना जिसके अंदर ये लग जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं देखूं मेरे पास कोई स्क्रू ऐसा है क्या? यस, एग्जैक्टली। आप इसमें देखेंगे, इसमें 4 ऐसे 4 मुंह वाला स्क्रू लगने का रिसेस बना हुआ है, तो इसके अंदर ये ऐसे फिट होगा। ये तो बड़ा है, ये भी अलग अलग साइज़ के आते हैं बेटा? हाँ, वो भी बता रहा हूँ। तो ये आप समझ गए, इसको हम क्या कहेंगे? फिलिप्स। और एक और हो सकता है, उसको हम कहते हैं ऑफसेट। ऑफसेट, इनकी फोटोग्राफ में डाल दूंगा। और कभी कभी एक लंदन पैटर्न होता है, वो चक्कू जैसा होता है। कभी कभी इसमें टॉर्क लेने के लिए ना, मतलब ताकि ताकत लग सके, तो हम स्पैनर, इसको स्क्रू ड्राइवर का खाली फल, ये जैसे आपका स्क्रू ड्राइवर है, तो यहाँ पर एक चकोर पोर्शन बना के ना ऐसे, ठीक, और यहाँ पर स्पैनर लगा देते हैं, मतलब कोई ऐसा टॉर्क आर्म लगा देते हैं ताकि उसको जोड़ लगा के बंद किया जा सके। बहुत सारी तरीके से ड्राइविंग अरेंजमेंट हो सकते हैं। अब एक और वर्गीकरण इसका हो सकता है हेड के अनुसार। हेड मतलब इसका सर। अब देखिए इसके सर को देखते हैं, जैसे ये स्क्रू है, इसका सर आप देख पा रहे हैं, एक सिलेंड्रिकल बेलनकार, ठीक है। इसका सर आप देख पा रहे हैं फ्लैट है, ऊपर से फ्लैट है, राइट। इसका सर देख पा रहे हैं 6 पहल का है, ठीक है। अभी मैं ड्राइविंग अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये छोटा है, लेकिन अगर ये फ्लैट नहीं है, अगर तुम इसको देखोगे तो ये पैन जैसा है, मतलब मैं अभी उसकी शेप बता रहा हूँ। तो इनके सिर की, कहने का मतलब ये था कि स्क्रू के सर की शेप के अनुसार हमारे पास वर्गीकरण आता है। वो कौन कौन से हो सकते हैं? राउंड, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। राउंड कैसा होगा भाई? ऐसा एक राउंड शेप का आपका हेड होगा, इसके अंदर पेचकस को लगाने का यहाँ पर, या फिलिप स्क्रू ड्राइवर को लगाने का 4 मुंह वाला या 1 मुंह वाला पहल होगा, जो भी होगा ना इसके अंदर, ठीक है, समझ में आ रही है? दूसरा कौन सा हो सकता है? फ्लैट। फ्लैट कुछ इस तरीके का आपका सिर दिखाई देगा, और यहाँ पर आपके पास एक ड्राइविंग अरेंजमेंट को लगाने का एक रिसेस बना होगा। ये समझ में, आपको ड्राइंग समझ में आ रही है बच्चों? किसी को कोई दिक्कत हो रही है इसमें? ओके, वेरी गुड। और क्या हो सकता है बेटा? पैन शेप, जैसे चाय बनाने का बर्तन नहीं होता बेटा, ऐसा बर्तन होगा वो, ठीक है, इस तरीके की शेप का होगा। और यहाँ पर एक, ये नीचे थ्रेडेड पोर्शन है, समझ में आ रही है? सब में थ्रेडेड पोर्शन है, ये तो समझ में आ रही है ना? ओके, वेरी गुड। और हो सकता है ओवल। ओवल मतलब अंडाकार, ठीक। और क्या हो सकता है? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल को हम कभी कभी फिलिस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फिलिस्टर, फिलिस्टर हेड। ये कैसा होगा? ये बेलनकार होगा भाई, ऐसे। और इसमें हो सकता है यहाँ पर एलन की का कोई प्रोविजन हो, क्योंकि बेलनकार के बाहर वो स्पैनर चाबी तो नहीं लग सकती, तो इसमें स्क्रू ड्राइवर इतना बड़ा लाने से कोई फायदा नहीं है, तो हम इसमें एक रिसेस बना देते हैं। आमतौर पर आपको बेलनकार, यही है आपका बेलनकार, देखिए जो हमने आपको दिखाया था, ये बेलनकार है, और इसके अंदर वो रिसेस बनी हुई है एलन की, राइट।
अच्छा, इसमें दो चीज़ें और, मतलब दो सिर और हो सकते हैं यार, उसको हम क्यों भूल रहे हैं? हेक्सागोनल, हेक्सागोनल हेड भी हो सकते हैं। ओके, समझ में आ रही है नहीं? जो आपके स्पैनर से घूमेंगे, गोटी पाने से घूमेंगे या चाबी से घूमेंगे, राइट। और आपका स्क्वायर वाला भी हो सकता है, सिर स्क्वायर भी हो सकता है, हेड। ये सब हेड के शेप हैं। इन शेप के हिसाब से भी इनका स्क्रूज का क्लासिफिकेशन होता है। स्क्रू मतलब पेच। वर्गीकरण उसको कहते हैं कि जब हम मार्केट में जाएंगे तो स्पेसिफिकेशन बतानी पड़ेगी हमें चाहिए क्या, ठीक है। और टाइप होता है कि उसका प्रकार वो किस यूज में आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग यूज होते हैं स्क्रूज के, उनके हिसाब से उनके टाइप्स हमने बनाए हैं, ठीक है। ओके, स्क्रू के टाइप क्या क्या हो सकते हैं? मैं पहले सारे टाइप लिख दूं बेटा, उसके बाद समझा दूंगा। पहला है आपका मशीन स्क्रू। चलो साफ साफ समझाते चलें। ये 12 mm से छोटे छोटे डाई के होते हैं और 3 इंच यानी कि 75 mm लंबे आपको मिल सकते हैं। आमतौर पर जनरल पर्पस के लिए हम इनको प्रयोग करते हैं। इनकी जो पिच है वो कोर्स रखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हम इसको बहुत फाइन काम के लिए, बहुत मतलब टॉलरेंस वाले काम के लिए हम इसको नहीं प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? मशीन स्क्रू। सेम ऐसे ही होते हैं, उसको कैप स्क्रू कहते हैं। नथिंग स्पेशल, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में आपको कोई ऐसा सवाल फंस जाए कि ऐसा स्क्रू कहाँ प्रयोग करोगे, मशीन स्क्रू प्रयोग करोगे यहाँ पर या कैप स्क्रू, ऐसा नहीं आएगा। ये इससे ज़्यादा टॉलरेंस में बनाए जाते हैं, फाइन पिच में बनाए जाते हैं। हेड वेड सारे वैसे ही होते हैं, लंबाई वंबाई, हाँ ये थोड़े बड़े होते हैं। थोड़ी हैवी ड्यूटी के लिए हम जो यूज़ करते हैं बड़े वाले, उनको हम कैप स्क्रू कह देते हैं। ये 50 mm डायमीटर तक, ये हमने क्या लिख रखा है? डाया। और ये क्या लिख रखी है? लेंथ। आप समझ में आ रही है बेटा? और ये 200 mm तक आराम से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इससे बड़े साइज़ के, ये इससे बड़े डायमीटर के आप ऑर्डर पे बनवा सकते हो, ठीक है। और कम से कम, अगर आप पूछना चाहें कम से कम इसका डायमीटर क्या हो सकता है भाई, 3 mm तो कम से कम होना ही चाहिए ना। 3 mm से छोटा क्या स्क्रू होगा? वैसे ग्रब स्क्रू आते हैं, बहुत छोटे छोटे आते हैं, पर उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत महीन काम के लिए होते होंगे, हल्का फुल्का जहाँ पर लोड आ रहा है हो सकता है। देखो यार, हमारी इंजीनियरिंग इस लेवल पे है कि अगर आप 1 mm का भी स्क्रू बनवाना चाहोगे और तुम्हारे पास ड्राइविंग कोई ऐसा अरेंजमेंट है और तुम्हारी आँखें इतनी शार्प हैं कि आप उसको फिट कर सको, तो वो अवेलेबल है, बन सकता है, बनने में कोई दिक्कत नहीं है। CNC मशीन बहुत प्रिसाइजली बनाती है चीज़ों को। ये सारी चीज़ें CNC मशीन पे भी बन सकती हैं और ऐसे ही फॉर्मिंग डाई वाई में भी बन सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तीसरा क्या हो सकता है बेटा? सेट स्क्रू। इसको कभी कभी ग्रब स्क्रू भी कहते हैं। इसको ग्रब स्क्रू, इसको कभी कभी हेडलेस स्क्रू भी कहते हैं। इसमें सिर भी नहीं होता, ये बस ऐसे ही होता है, बिना सर बिना पैर के, ऐसा होता है। इसमें यहाँ चूड़ियाँ कटी होंगी और ऊपर या तो पेचकस का कोई स्लॉट दिया होगा और या फिर एलन की का कोई रिसेट दिया होगा घुमाने के लिए। इनका प्रयोग क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई शाफ्ट है, उसके ऊपर आपने कोई हब चढ़ाया, पुली गियर कोई चढ़ाया, अब ये इसके साथ ना घूमे तो हमारे पास या तो कीवे और की होता है। लेकिन अगर छोटी मोटी शाफ्ट है, उसके लिए इतनी कीवे कहाँ से काटे, वो तो शाफ्ट ही पूरी खत्म हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, एक होल ऊपर हब से और शाफ्ट तक पहुँचा देते हैं, तो ये लॉक कर देता है दोनों में। इतना लोड होता नहीं, एक पिन हमने डाल दी बस दोनों में, अब वो पिन उसको फंसा के रखती है। तो इनका काम लॉकिंग का होता है, हब को शाफ्ट के ऊपर लॉक करने का काम होता है। अभी इसके बारे में देख लेंगे, ठीक है। और क्या हो सकते हैं? सेल्फ टैपिंग क्या हो सकता है भाई? इनकी फोटोग्राफ में डालता रहूंगा, ठीक है। 5वां क्या हो सकता है? थ्रेड कटिंग। 6ठा क्या हो सकता है? ड्राइवर स्क्रू। और क्या हो सकता है? बताओ भाई, स्टड। तुम कैसे बताओगे यार, तुम तो पढ़ रहे हो मैं बताऊंगा। स्टड, ये भी स्क्रू होता है, ठीक है। मतलब आप ऐसा समझें कि स्टड जो है वो इसका बड़ा भाई होता है, किसका? आपके ग्रब स्क्रू का। ये जो सेट स्क्रू है ना, इसको बेटा ग्रब स्क्रू भी कहते हैं, ग्रब स्क्रू, या इसको हेडलेस भी कहते हैं। हेडलेस मतलब इसका सिर ही नहीं होता बेचारे का। इसी तरह हमारे स्टड का भी सर नहीं होता, ना सर होते ना पैर होते मतलब पैर क्या है उसका, बस बीच का पोर्शन होता है वो, ठीक है। तो मशीन स्क्रू और कैप स्क्रू की हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसमें बस यही समझना है आपको कि ये हैवी और हाई टॉलरेंस के लिए काम किया जाता है, थोड़े बड़े होते हैं। तीसरा जो है सेट स्क्रू। ओके, सेट स्क्रू, इसकी बात करते हैं भाई। इसको मिटा दूं, यहाँ मिटा दूं। अब सेट स्क्रू जो है हमारा, उसमें हेड तो होता नहीं बेचारे में, उसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी भाई आपकी, ऐसी। अभी नीचे का पोर्शन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसको समझाना है मुझे। यहाँ पर या तो पेचकस को लगाने का एक स्लॉट बना होगा जिसमें पेचकस लगा के आप इसको घुमा सकें, और या इसमें 4 मुंह वाला पेचकस लग रहा होगा, या इसमें एलन की लग रही होगी, ठीक है। इसके ऊपर वो 6 पहल वाला यहाँ पर सिर ऐसे बना हुआ होगा जिसमें एलन की फंस जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इसका प्रयोग क्या होता है? मान लीजिए ये आपकी शाफ्ट है
और इसके ऊपर यहाँ पर आपका कोई हब आ रहा है। हब ये कपलिंग भी हो सकती है बेटा, पुली भी हो सकती है, ये गियर भी हो, यहाँ पर गियर कटे होंगे तो ये गियर होगा, यहाँ पर अगर बेल्ट की वी शेप की बनी होगी तो पुली होगी, कुछ भी हो सकती है ना, ये फ्लाई, और कपलिंग होगी तो इसके साथ एक और दूसरी कपलिंग लग रही होगी। मतलब एक शाफ्ट है, उसके ऊपर हमने कोई एक आइटम फिट करा है, और ये शाफ्ट इतनी पतली है कि मतलब मान लीजिए 8 mm की शाफ्ट है, उस 8 mm की शाफ्ट में आप क्या तो कीवे काटोगे, कितनी पतली सी उसकी की बनाओगे, उसको ठोकोगे, नहीं हो पाएगा ना। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक होल करते हैं बेटा, ऐसे होल कर देते हैं। ये शाफ्ट का हब ऐसा है, जैसे पूरा है, उसमें सिर्फ एक जगह हमने होल करा है और इसको कहाँ तक पहुँचा दिया, शाफ्ट तक पहुँचा दिया, ठीक। और यहाँ पर हमने ये स्क्रू, इसमें हमने काट दी चूड़ियाँ, इसमें कटी जाती है बेटा चूड़ियाँ, इस चूड़ियों में ये स्क्रू नीचे चला जाता है, हम इसको टाइट करते 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 ये क्या करेगा, इस शाफ्ट तक पहुँच के उसको प्रेस कर देगा। तो अब ये दोनों लॉक हो गए ना, इसको इसके ऊपर घूमने का एक ही तरीका बन सकता है, अगर वो उसको घिसता हुआ चला जाए। ओके, अब आता है इसका नीचे से ये पॉइंट वाला हिस्सा। ये पॉइंट वाला हिस्सा फ्लैट हो सकता है, एकदम फ्लैट, ठीक। अगर ये फ्लैट है, ये फ्लैट पॉइंट हम तब बनाते हैं, यानी कि शाफ्ट पे ये फ्लैट वाला हिस्सा जाके बैठने वाला है। अगर हमें बार बार एडजस्टमेंट करना होता है, फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट, फ्रीक्वेंट मतलब बहुत बार बार, मतलब अभी फिर उसको थोड़ा ढीला करा और शाफ्ट के ऊपर हब को थोड़ा आगे पीछे करा, फिर वहाँ पर टाइट कर दिया, नई पोजीशन पे टाइट कर दिया, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट करना। तब हम इसका ये नीचे वाला जो पॉइंट है, इसको क्या कहेंगे बेटा, पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, ओके। अगर ये फ्लैट है, फ्लैट है मतलब नीचे से बिल्कुल ऐसे फ्लैट है, जैसे आपको इसको आप फ्लैट कह सकते हैं। मान लीजिए इस स्क्रू में सिर ना होता और ये जो आपका स्क्रू ड्राइवर का लॉट है वो यहाँ बना होता, तो ये आपका सेट स्क्रू कहलाता। बात समझ में आ रही? हाँ, सेट स्क्रू, ग्रब स्क्रू, हेडलेस स्क्रू। अगर इसका ये सर ना होता ऊपर से, तो हमने इसको टाइट तो कर दिया, आप नीचे से इसका पॉइंट देखेंगे फ्लैट है, इसको हम फ्लैट कहेंगे, राइट। समझ में आ रही है बेटा बात? ठीक है। इसके अलावा ये पॉइंट हो सकता है ओवल, ये पॉइंट हो सकता है कोनिकल, कोन, ये पॉइंट हो सकता है हाफ डॉग और फुल डॉग। इसको समझ लो क्या क्या है। फ्लैट में, फ्लैट को आमतौर पर हम प्रयोग नहीं करते अगर बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करना हो बार बार, क्योंकि ऐसा आप सोच रहे हो कि हमें बार बार उसको एडजस्टमेंट करना होगा। एक बार जो सेटिंग हो जाती है असेंबली में, हम बार बार एडजस्टमेंट करते नहीं है। कभी कभार कभी एडजस्टमेंट बार बार करना हो तो हम उसको फ्लैट बनाते हैं, ठीक। समझ में आ रही है? ओवल हम तब बनाते हैं अगर शाफ्ट के अंदर हमने कोई स्पॉटेड, लोकलाइज स्पॉटिंग कर रखी है। स्पॉटिंग, स्पॉटिंग कहते हैं हमने उस ओवल, ओवल शेप कैसा होगा बेटा, ओवल शेप ऐसा होगा, मतलब वो नीचे से आपको थोड़ा सा ऐसे राउंडेड दिखाई देगा। तो ऐसा ही गड्ढा हमने शाफ्ट में बना रखा है, तो ये इसका पॉइंट जाके उस गड्ढे में बैठ जाता है। फिर शाफ्ट घूमेगी तो अपने साथ स्क्रू को भी धक्का देगी और वो स्क्रू पूरी पुली को घुमाएगा। छोटी छोटी जो कारों मतलब टॉयज वगैरह होते हैं ना, उनकी शाफ्टों में यही सब लगे रहते हैं बेटा, ग्रब स्क्रू लगे रहते हैं, बहुत छोटी छोटी पतली पतली शाफ्टों में। ओके, कोनिकल क्या है? कोनिकल में हमने वो, कोनिकल कैसा होगा, कोनिकल बिल्कुल ऐसा होगा, ऐसा पॉइंटेड। हमें कभी कभी क्या करना होता है कि इसके अलाइनमेंट को एडजस्ट करना पड़ता है। पिवॉट पे, पिवॉट कहते हैं एक पॉइंट जिसके दोनों तरफ धुरी, मतलब आपका जो हब है वो ऐसे ऐसे घूमे। तो कभी कभी हमें इस तरीके का एक अरेंजमेंट चाहिए होता है कि वो नीचे शाफ्ट पे जाके हल्का सा इसको अलाइनमेंट, मतलब इसका फेस सीधा करना है। मान लीजिए आपका हब ढीला है शाफ्ट पे थोड़ा सा, उसको सीधा करना है बिल्कुल, तो हम पॉइंटेड वाले ग्रब स्क्रू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये पिवॉट का काम करता है, उसको उठा देता है ऊपर से या उसको नीचे बिठा देगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हम कभी कभी इसमें दो अलग अलग पोजीशन पे भी करते हैं बेटा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। जितना ज़्यादा लोड उतना ज़्यादा हम इस ग्रब स्क्रू करेंगे। इसको टाइट करेंगे तो ये पूरे इस हब को ऐसे उठाना चाहेगा, इसको टाइट करेंगे तो इसको ऐसे। अलाइनमेंट और एडजस्टमेंट के लिए हम कोन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हाफ डॉग, हाफ डॉग कैसा होता है बेटा, नीचे से ये थोड़ा सा ऐसे चकोर पोर्शन हम इसका बना देते हैं, चकोर या सिलेंड्रिकल, एक हल्का सा इसकी टेल निकाल देते हैं, इसको क्या कहेंगे, हाफ डॉग। हाफ डॉग में हम जैसे गोल है, एक होल हमने कर रखा है, उस होल के अंदर जाके ये बैठ जाता है और ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, बाकियों से ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है हाफ डॉग। क्योंकि कोनिकल वाला एक पॉइंट पोर्शन है वो घिस सकता है, टूट सकता है, ओवल वाला फिसल के बाहर निकल सकता है, फ्लैट वाला फिसल सकता है। हाफ डॉग ये उस होल के अंदर जाके बैठ जाएगा और बिल्कुल उसको लॉक कर देगा वहीं के वहीं। मतलब शाफ्ट के अंदर होल है और हब के अंदर वो स्क्रू जाके उस होल के अंदर आधा बैठ गया, अंदर घुस गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी को करते हैं, हाफ डॉग वाले, ठीक। आखिरी है फुल डॉग। फुल डॉग में थोड़ा सा लंबा होता है, बस दूनी लंबाई का होता है। इसका प्रयोग क्या करते हैं हम, कीवे की तरह करते हैं, कीवे की तरह। मतलब अगर शाफ्ट को और उसको थोड़ा बहुत एक्सियल डायरेक्शन में हिलाना है बिना बाहर निकाले, इसको हल्का सा ढीला करो, उसी पोजीशन में, उसी सीध में ये पीछे हो जाएगा। मतलब ऐसे नहीं घूमेगा, उसी सीध में आगे पीछे हो सकता है। बात समझ में आ रही है? इसको कीवे या की तरह से हम
प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम डोवल की तरह प्रयोग कर सकते हैं। डोवल पिन मतलब जो वहीं के वहीं उसको सेट कर दे, फिक्स कर दे। इसको हम की तरह, सॉरी, इसको, ये है डोवल, और इसको हम की तरह प्रयोग करते हैं। की मतलब चाबी, कुंजी की तरह, आगे पीछे। ग्रब स्क्रू समझ में आ गया बेटा? आपने बहुत सारे छोटी छोटी मशीनों में देखना, जैसे बच्चों के खिलौने, उनमें स्क्रू नहीं होते, इतनी जगह नहीं होती ना कि उसका स्क्रू का हेड भी ऊपर घूम रहा है, तो वो इतनी जगह नहीं होती है वहाँ पर। अब हम सेल्फ टैपिंग की बात कर रहे हैं। ये सेल्फ टैपिंग स्क्रू आपने देखे होंगे, नीचे से पतले होते चले जाते हैं ऐसे, यहाँ पर चूड़ी कटी है ऐसी, जैसे आपने लकड़ी के पेच नहीं देखे, नीचे से पॉइंटेड होते चले जाते हैं यार। अरे यार नहीं, काले काले कहाँ, ये काले भी होते हैं, गोरे भी होते हैं, ठीक आ गया, नीचे से ये पॉइंटेड होता चला जाता है, लकड़ी के स्क्रू भाई, इसको कहते हैं सेल्फ टैपिंग। हाँ, सेल्फ टैपिंग। इसको ये थ्रेड फॉर्म करता है, क्या करता है बेटा, ये लिख लेना, ये बहुत जरूरी है लिखना। ये थ्रेड को फॉर्म करता है, काटता नहीं है। जब आप इसको प्रयोग करेंगे, आपने प्रयोग करा भी होगा लकड़ी के पेचों को, तो ऐसा नहीं होता कि जब हम इसको टाइट करते हैं तो अंदर से लकड़ी का बुरादा बाहर निकल के आता है। ये अपनी जगह बना लेते हैं लकड़ी के अंदर या मेटल के अंदर, अपनी जगह बस बना लेंगे। इसको फॉर्मिंग कहा जाता है, कटिंग नहीं कहा जाता। फॉर्मिंग मतलब आपने जगह बना ली, थोड़ा सा मटेरियल उसको बीच दिया, आपने अपनी थ्रेड की जगह उसके अंदर बना लिया और आप वहाँ पर फंस गए। टेम्परेरी जॉइंट है, इसको खोल भी सकते हो, बस एक बार जगह बना ली, फिर तो आप खोल लो, फिर दोबारा लगा लो, जैसे हम लकड़ी के बोर्ड में लगाते हैं, बिजली के बोर्ड में करते हैं। ये बात समझ में आ रही है बेटा? ओके, गुड है। तो इसमें थ्रेड फॉर्म की जाती है। अगला है थ्रेड कटिंग। इसमें थ्रेड को कट किया जाता है। ये जैसे आपका टैप सेट काम करता है ना, ये थ्रेड को कट करता है। तो आप देखेंगे इसमें हमेशा, जैसे ये है ना, ये आपका एक थ्रेड कटिंग स्क्रू है, इसमें ऐसा एक पोर्शन जरूर दिया जाएगा कि जब ये थ्रेड को काटेगा तो चिप्स बनेंगे, बरूदा बनेगा, चाहे धातु का बने, चाहे लकड़ी का बने, प्लास्टिक का बने। वो बरूदा इसके बीच में फंस के चूड़ियाँ खराब नहीं कर देगा। तो वो बरूदा कहाँ जाए, उसके लिए ये हमेशा आपको ऐसा स्लॉट मिलेगा। मैं फोटोग्राफ डालता रहूँगा उसमें, मतलब ये कैसे दिखाई देंगे आपको फोटोग्राफ में। इसका कोई सर भी होगा, कुछ भी सर होगा, यहाँ पर कोई ड्राइविंग अरेंजमेंट भी लग रहा होगा, यहाँ पर चूड़ियाँ कट रही होंगी, और यहाँ पर एक ऐसा स्लॉट, मतलब एक ऐसा पोर्शन दिया जाता है, खाली गड्ढा, जिसमें अगर ये कोई बुरादा निकल रहा है, बर्स या चिप्स उनको कहते हैं, तो वो इसके अंदर फंस जाए और आपकी चूड़ियों को खराब ना करे। ये बात समझ में आ रही है? इन दोनों में फर्क समझ में आ गया, सेल्फ टैपिंग और थ्रेड कटिंग में। ये थ्रेड को काटेगी और ये थ्रेड को बनाएगी, फॉर्म करेगी, काटेगी नहीं, उसको धातु को नहीं हटाएगी, मटेरियल को नहीं हटाएगी। ये बात समझ में आ रही है बेटा? अगला है ड्राइवर। ये हथौड़ी के साथ ठोक दिया जाता है और आपका परमानेंट, अब तक जितने भी आपको मैंने स्क्रू बताए हैं ये टेम्परेरी फास्टनर है, मतलब आप इन्हें खोल भी सकते हैं दोबारा। लेकिन ड्राइवर जो स्क्रू है ये आपका परमानेंट जॉइंट बनाएगा। इसको हम हथौड़े के साथ ठोक देते हैं। इसकी फोटोग्राफ इसी एग्जाम में आ सकते हैं बेटा। इसकी फोटोग्राफ जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी थ्रेड्स बहुत करीब करीब दिखाई देगी, ऐसी इनकी फोटोग्राफ बनाई जाती है। इनकी तो थ्रेड दूर दूर होती है, थोड़ी उनकी बहुत करीब करीब होती है। तो ये क्या होता है, जब हम इसको ठोकते हैं तो ये ठोकने के बाद थोड़ा ऐसे फैल जाती है और फैल के वहीं फंस जाती है। बस ड्राइवर याद रखना, ड्राइवर स्क्रू हथौड़े के साथ प्रयोग किया जाता है। किसी कंपटीशन में ऐसा भी आपको सवाल आ सकता है कि कौन सा स्क्रू हैमर के द्वारा ड्राइव किया जाता है, मतलब चलाया जाता है, वो ड्राइवर स्क्रू है। बाकी सारे पेचकस या स्क्रू ड्राइवर स्पैनर किसी भी तरीके से हम करेंगे, लेकिन इसको हम हथौड़े से ठोक देते हैं, कील की तरह, राइट। बस एक कील है जिसके अंदर कुछ ऐसी थ्रेड जैसी कोई चीज़ बना रखी है, धारियाँ बना रखी हैं। जब हम उसको ठोकते हैं तो अंदर जाके उस प्रेशर में वो फैल जाती है और वहीं के वहीं फंस जाती है। ये एक परमानेंट जॉइंट बनाएगा, क्योंकि अगर आपने इसको निकाल दिया फिर इससे बड़ा स्क्रू, इससे बड़े डायमीटर का स्क्रू उस होल में काम करेगा, उससे नीचे वाला काम नहीं, वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उससे तो ढीला हो गया ना वो। समझ में आ गई बेटा बात? आखिरी में है स्टड। स्टड ऐसा होता है बेटा, आप ड्राइंग को भी बहुत अच्छी तरह समझते रहना बेटा। इसमें दो तरफ चूड़ियां कटी होती हैं, बीच में एक पोर्शन खाली रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, कोई जरूरी नहीं है कि इसको रखना, पर आमतौर पर रखा जाता है। ये जब अगर किसी जगह ये क्रॉस का निशान है तो इसका मतलब है स्क्वायर पोर्शन है। ये स्क्वायर पोर्शन मतलब ये चकोर पोर्शन है। तो इसमें हम स्पैनर फंसा के तभी इसको ड्राइव करते हैं, मतलब चाबी फंसा के चाबी से घुमाते हैं बीच में से, हाँ बीच में से घुमाते हैं, राइट। तो एक बार घुमा के तो हम इसको उस प्लेट के अंदर जो चूड़ियाँ बनी हुई है उसमें फंसा देते हैं। दूसरी जो प्लेट है वो इसके ऊपर यहाँ आएगी ऐसे, और इसके ऊपर हम नट चढ़ा देते हैं। तो मतलब ये नट और बोल्ट और स्क्रू के बीच की चीज़ है। इसमें नट भी इस्तेमाल होगा लेकिन इसका सर नहीं होगा। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। बात समझ में आ रही है बेटा? ये हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर
हमें ऊपर से खोलना पड़ेगा और बंद करना पड़ेगा। तो हमें नट ऊपर चाहिए और नीचे हेड डालने की हमारे पास जगह नहीं है। ऐसा कोई जगह आती है, बहुत सारी जगह ऐसी आती है, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? स्टड। इसको भूल जाओ, ये सारी चीज़ें भूल जाओ, ये है स्टड। एक तरफ इसमें नट एंड कहलाता है, नट एंड मतलब जहाँ पर नट जाके फिक्स होगा, और दूसरी तरफ इसमें क्या कहलाता है? थ्रेड एंड। थ्रेड मतलब चूड़ी वाला एंड। हमने थ्रेडेड फास्टनर्स का असेंबली के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारे कोर्स में है हमने वो डिस्कस किया। साथ साथ आपको फोटोग्राफ डाल ही दूंगा मैं, कुछ और अगर इसमें रह गया होगा इंपॉर्टेंट बात तो वो भी मैं इसकी वीडियो के एंड में डाल दूंगा। कोई सवाल आपका हो, आप लोगों का कोई सवाल हो तो इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।